Welcome, and today I shall speak on welfare approach in geography. As you know, welfare geography or the concept of welfare is very important in human geography. मानव भूगोल में हम कल्याणकारी उपागम की बात करते हैं। कल्याणकारी बहुत सारे कार्यक्रम का अध्ययन करते हैं और किस प्रकार से एंथ्रोपोजेनिक स्टडी में मानव केंद्रित अध्ययन में कल्याण की बातों का प्रभाव मनुष्य के विकास पर कैसे पड़ता है, दिस अप्रोच हाइलाइट्स ऑन इट. So today I shall speak on welfare approach in geography. The law of land treats man and woman, rich and poor, educated and uneducated, rural and urban, irrespective of caste, creed, and religion or sex at par. It offers equal opportunities in education, employment, access to health facilities, good environment, and above all, justice. जो नियम है, प्राकृतिक नियम मनुष्य और स्त्री को एक मानती है। रिच और पुअर, गरीब और अमीर, सब उसके नियमों के अनुसार एक हैं। और इसी प्रकार से प्राकृतिक नियम जो है सबको समान रूप से अवसर प्रदान करती है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हेल्थ फैसिलिटीज के क्षेत्र में, अच्छे पर्यावरण के क्षेत्र में, और सबसे अहम बात क्या है, न्याय के क्षेत्र में भी। बट द सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी डिपिक्ट्स एंटायरली अ डिफरेंट पिक्चर। पर अगर हम हकीकत में जाएं तो हम देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक जो सच्चाई है उसका उस सच्चाई पे देखें तो ये सब चीजें हमें दिखती ही नहीं है और बिल्कुल बिल्कुल विपरीत चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें वेलफेयर अप्रोच के बारे में बात करना और वेलफेयर का जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करें। आमतौर पर ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो जितने भी उपागम हैं, अध्ययन विधियां हैं, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है परंपरागत उपागम और दूसरा है आधुनिक उपागम, दैट इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। परंपरागत उपागम में हम क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम और सैद्धांतिक उपागम पर प्रकाश डालते हैं, और आधुनिक उपागम में पारिस्थितिकीय उपागम, स्थानीय उपागम, बिहेवियरल यानी व्यवहार परक उपागम, सिस्टम एनालिसिस तंत्र विश्लेषण, और अंत में कल्याणकारी उपागम के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसके कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे हुई उस पर हम प्रकाश डालते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर बिकेम पॉपुलर आफ्टर 1960s. The quantitative revolution and model building were unable to solve such issues and problems. इसकी शुरुआत 1960 के दशक से हुई, क्योंकि उसी पीरियड में मात्रात्मक क्रांति और मॉडल बिल्डिंग जो है वो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, सामाजिक इश्यूज यानी मुद्दों का समाधान नहीं कर पा रही थी। दे वर नॉट कंसर्न विद कंटेम्पररी सोशल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स। वे जो है उस समय के समकालीन सामाजिक मानवीय समस्याओं से संबंधित जो भी समस्याओं थी उनके बारे में वो ना दूर करने की बात है और ना उससे उनकी कोई मतलब ही था। It was a movement against colonial exploitation, capitalism, denial of social security rights and so on. और इस प्रकार से कल्याणकारी उपागम जो है या कल्याणकारी जो विधा है वह उपनिवेशवाद के शोषण के अगेंस्ट था, पूंजीवाद के शोषण के अगेंस्ट था, सामाजिक न्याय न पाने के अगेंस्ट था। इस तरीके से यह एक मूवमेंट के रूप में इसकी शुरुआत हुई। In this, geography focused on positivism, spatial traditions and welfare was perhaps the reaction in this trend. भूगोल में इस तरीके के मूवमेंट आए जो पॉजिटिविज्म के रूप में था, स्पेशल ट्रेडिशंस के रूप में था, और ये दोनों मूवमेंट का जो रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी, वो वेलफेयर के रूप में हमें
दिखती है। प्रोफेसर D.M. Smith, P.L. Knox were considered as pioneers of welfare approach. They argued that statistics related to GNP, national income, were in no way indicators of the quality of life and well-being of masses. Their work was followed by a number of studies suggesting spatial policies for social improvement and upliftment in 1970s. Geographers concentrated on crimes, administration of justice, medical services, provision of healthcare facilities, poverty, healthcare of mother and child, division of labor, etc. etc. इस उपागम के जनक हम प्रोफेसर D.M. स्मिथ को मानते हैं और आगे बढ़ाने का कार्य प्रोफेसर P.L. नॉक्स ने किया। GNP के जितने भी आंकड़े हैं, नेशनल इनकम, ये सारे जो हैं इनके इंडिकेटर्स हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं शो करते हैं और मासेस के, आम जनता के वेल बीइंग के बारे में नहीं इंडिकेट करते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे वर्क किए गए हैं। देयर वर्क वाज फॉलोड बाय नंबर ऑफ स्टडीज, बहुत सारे अध्ययन किए गए 1970 के दशक में। स्पेशल पॉलिसीज बनाए गए जिससे हम सामाजिक उत्थान, सामाजिक सुधार कर सकें और ये सारी सामाजिकता से संबंधित सुधार और उत्थान 1970 के दशक में आई और इसी समय जो है राइज ऑफ वेलफेयरिज्म हमको देखने को मिलता है। बहुत सारे भूगोल वेत्ता जो हैं क्राइम्स से संबंधित अध्ययन करने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय से संबंधित अध्ययन करने लगे, मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में अध्ययन करने लगे, मेडिकल हेल्थ केयर के बारे में अध्ययन करने लगे, पॉवर्टी के बारे में, मदर और चाइल्ड केयर के बारे में अध्ययन करने लगे और इससे वो सोशल वेलबींग के बारे में बताने लगे और लोगों को जागरूक करने लगे। तो इसी प्रकार से 1970 के दशक में मुख्य रूप से जो है वेलफेयर के कॉन्सेप्ट जो है वो शुरुआत हुई थी। फ्रॉम ह्यूमन सेंट्रिक टू वेलफेयर इश्यूज। मानव भूगोल मानवजनिक अध्ययन है, ह्यूमन रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसका अध्ययन करते हैं। तो अब हम वेलफेयर के कॉन्सेप्ट में किस प्रकार से ह्यूमन सेंट्रिक स्टडीज से हम वेलफेयर इश्यूज की ओर गए और हमने समाधान किया। दिस अप्रोच इज रूटेड टू एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। ये जो उपागम है इसकी जड़ें जो हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का जो अप्रोच है उसी के तहत है। इट इज मोर कंसर्न विद वेलफेयर इश्यूज। यह उपागम जो है कल्याण संबंधी बातों पर ज्यादा बल देती है, जैसे गरीबी और गरीबी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के बारे में, डिप्राइवेशन यानी कुछ लोगों को कुछ मिलता नहीं है तो क्यों नहीं मिलता है और उसको दिलवाने की बात की जाती है। फिर उसके बाद आता है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, क्राइम्स, हेल्थ केयर इत्यादि। इन सारे मुद्दों का अध्ययन करते हैं और कल्याण, जन कल्याण की जो बातें हैं उनको सामने लाते हैं so that it can be implemented and people of the state, of the region, of the country may be benefited. It highlights the social and economic inequalities and pleads for social justice. यह उपगम खास तौर से सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं हैं उसको उजागर करता है और यह प्लीड करता है, मांग करता है कि सबको सामाजिक न्याय मिले। ये खास तौर से पेरेंटो ऑप्टिमैलिटी को हाईलाइट करता है। पेरेंटो ऑप्टिमैलिटी यह एक सिचुएशन है, परिस्थिति है, इन विच इट इज इम्पॉसिबल टू मेक सम पीपल बेटर ऑफ। यह एक परिस्थिति है जिसमें कुछ लोगों को वेल ऑफ करना जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम कुछ लोगों को को वर्स नहीं करेंगे तो कुछ लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसी को पेरेंटो ऑप्टिमैलिटी बताते हैं। यह उपागम जो है वो कोशिश करता है कॉमन बैलेंसिंग मैकेनिज्म पर बल देता है। एक समान तरीके से सर्वसहमति द्वारा किस तरीके से हम बैलेंस करके सबको लाभ दिलाएं, सबको सोशल जस्टिस दिलवा पाए, इसकी ओर वो प्रयास करता है।
Social distribution in favor of poor and deprived can be implemented at the cost of rich and privileged class of the society. गरीब तबके के लोगों को किस प्रकार से हम न्याय दिला सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ रिच यानी अमीर और प्रिविलेज सोसाइटी क्लास ऑफ सोसाइटी से, उसके बारे में प्रयास करता है एक कॉमन बैलेंसिंग मैकेनिज्म के माध्यम से। तो इस प्रकार से देखिए कि सोशल कंसर्न्स जो हैं उसमें काफी बदलाव आया। फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस से सोशल कंसर्न्स जो है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की ओर चलने लगी। आर्थिक विकास के साथ प्रोग्रेस, ये सारी बातें समाज में थी, पर आगे चल के वेलफेयर के इश्यूज में हम क्वालिटी लाइफ पर विशेष बल देने लगे, न कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम ज्यादा बल देते हैं। कुछ परिभाषाओं पर प्रकाश डाले तो देखिए, प्रोफेसर नाथ ने जैसे कहा कि इट कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी। यह एक क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम भौगोलिक अध्ययन करते हैं, वेयर वी कैन स्टडी द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल पॉलिसीज फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। समाज के वेल बीइंग के लिए जितने भी भौगोलिक पॉलिसीज हैं उसके जो धनात्मक प्रभाव क्या है वो हम इस अप्रोच के माध्यम से स्टडी करते हैं। इधर प्रोफेसर स्मिथ ने कहा वेलफेयर ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ हु गेट्स व्हाट वेयर एंड बाय। उन्होंने कहा कि किनको मिलता है, क्या मिलता है, कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। और तीसरी परिभाषा ये बताती है कि इट इज एन अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी वेयर द एम्फेसिस इज ऑन स्पेशियल इनइक्वालिटी एंड टेरिटोरियल जस्टिस। सामाजिक जो न्याय है, स्पेशल इनइक्वालिटी है, असमानता है, उस पर फोकस करती है और टेरिटोरियल जस्टिस पर फोकस करती है। असमानताओं को दूर करना, इनजस्टिस को जस्टिस में बदलना, यही वेलफेयर अप्रोच की खास पहचान है। इधर आप देखिए कि वेलफेयर ज्योग्राफी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हु, व्हाट, वेयर एंड हाउ, उसके बारे में एक चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। हु रिप्रेजेंट्स द बेनिफिश, हु मतलब किनको फायदा हो रहा है, बेनिफिशियरी पॉपुलेशन कौन है। व्हाट मतलब वेरियस फैसिलिटीज और सर्विसेज जो लोग पा रहे हैं, उसमें कौन कौन से सर्विसेज लोग पा रहे हैं। वेयर मतलब कहाँ, क्षेत्र, एरिया। और हाउ मतलब कौन से प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को फैसिलिटीज, कल्याण संबंधी फैसिलिटीज मिल रही है। फीचर्स पे आते हैं तो फीचर्स में यानी विशेषताओं पे देखें तो खास तौर से इट एम्फेसिस ऑन स्पेशल इनइक्वालिटी एंड टेरिटोरियल जस्टिस। दूसरा है इट फोकसेस ऑन द connection between spatial variation of need and structures for a provision in the creation of geographies of welfare। ये जो है खास तौर से फोकस करती है हमारे नीड्स पर और प्रयास करती है कि ज्योग्राफी ऑफ वेलफेयर किस प्रकार से पूरे समाज में हमें देखने मिले। इट फोकसेस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। समाज की जो भी समस्याएं हैं उसको यह उपागम के माध्यम से हम उजागर करते हैं और समाधान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इट ट्राइज टू फॉर्मुलेट मोर रियलिस्टिक प्लान्स फॉर पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी से संबंधित जो भी प्लान है वो इस उपागम के माध्यम से रियलिस्टिक होते हैं और यह हकीकत में आप सच्चाई की ओर आगे बढ़ते हैं। इट सजेस्ट सुटेबल स्ट्रेटजीज फॉर बैलेंस डेवलपमेंट। यह उपागम जो है एक सूटेबल फॉर्मूलाज देती है, सूटेबल स्ट्रेटजीज देती है कि किस तरीके से हम बैलेंस्ड वे में विकास की ओर आगे बढ़े। इट फोकसेस ऑन बेटर शेयरिंग ऑफ कमोडिटीज एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज। आगे है इट फोकसेस ऑन ह्यूमन वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस प्रकार से वेलफेयर अप्रोच या कल्याणकारी उपागम मानव कल्याण के बारे में फोकस करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करती है। तो इस प्रकार से देखें कि इट इज वन ऑफ द अल्टरनेट मॉडल्स ऑफ क्रिटिकल रेवोल्यूशन। क्रिटिकल रेवोल्यूशन का यह एक विकल्प है। तो इस चित्र में आप देखिए कि इकोनॉमिक वेलफेयर किस तरीके से होता है, आर्थिक कल्याण कैसे लोगों को मिलता है,
रियल इनकम है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट है, लेजर टाइम है, एनवायरनमेंट और एयर पोल्यूशन है, हैप्पीनेस लेवल है, ये सारे कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हाउसिंग है, ये सारे इकोनॉमिक वेलफेयर की ओर इंगित करते हैं। वेलफेयर ज्योग्राफी की जो बेसिस है वो क्या है? बेसिस ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी मुख्य रूप से नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हम भेदभाव नहीं करते, इकोलॉजिकल पैरिटी एंड वेलबींग, पारिस्थितिकीय संतुलन और सबके कल्याण के बारे में सोचा जाता है, सोशल जस्टिस, सबको सोशल न्याय मिले, इक्वल स्टेटस टू वुमेन, प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड, सो सेकुलर सोसाइटी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इन चीजों पर हम बल देते हुए कल्याण की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो वेलफेयर ज्योग्राफी सीक्स द इक्वेनिमस पोजीशन फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। वेलफेयर ज्योग्राफी प्रयास करता है, चाहता है कि सब मनुष्य का पोजीशन समान रूप से एक हो, विथ द गुड फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ देयर नेचुरल लाइफ। बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वेलफेयर अप्रोच के पीछे के जो मुख्य प्रिंसिपल्स है वो क्या थी, सोच क्या थी? एक तो सबसे पहला ह्यूमनिज्म की सोच थी, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। दूसरा था रेडिकलिज्म, तीसरा था पोस्ट बिहेवियरलिज्म और चौथा था एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये सारे पैराडिम्स हैं और इन पैराडिम्स को आगे बढ़ते बढ़ते हम वेलफेयर वाले पैराडिम की ओर आगे बढ़े हैं, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, प्रोटेक्शन आदि की बात हम करते हैं। इस चित्र में देखिए सोशल वेलबींग की बात की गई है। सोशल वेलबींग का मतलब भी बताया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, SS2 एंड डिलीवरी ऑफ बेसिक सोशल सर्विसेज, दूसरे तरफ है SS2 एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, सोशल रिकंस्ट्रक्शन है, राइट ऑफ रिटर्न एंड रीसेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस। इन सारे जिस वर्ग में जैसी जैसी सर्विसेज चाहिए उन सब चीजों की बात हम करते हैं, तभी हम सोशल वेलबींग में पहुंच सकते हैं। अब हम अगर तुलना करें वेलफेयर और रेडिकल अप्रोच की, तो दोनों लगभग मिलते जुलते अप्रोच है, पर थोड़ा सा अंतर है। दोनों की उत्पत्ति एक जगह से हुई, पर उनके ऑब्जेक्टिव्स और मेथोलॉजी में अंतर पाया जाता है। जैसे वेलफेयर अप्रोच जो है वो सॉफ्ट टोन अप्रोच है, रेडिकल अप्रोच जो है वो हार्ड टोन अप्रोच है। और वेलफेयर अप्रोच मॉडरेट फिलॉसफी वाले लोग इसको ज्यादा पॉपुलर करते हैं, कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी वाले रेडिकल अप्रोच मानने वाले होते हैं। वेलफेयर अप्रोच मानने वाले आर नॉट वेरी मच क्रिटिकल, पर रेडिकल अप्रोच मानने वाले लोग बहुत ज्यादा वेरी क्रिटिकल एंड एक्यूज्ड द गवर्नमेंट, सरकार को भी आरोपी या दोषी ठहराते हैं। वेलफेयर अप्रोच जो है समाधान देने का प्रयास करता है, पर रेडिकल अप्रोच समाधान देने का कोई प्रयास नहीं करता, केवल सरकार पर, सरकारी तंत्र पर आरोप ही लगाते हैं। तो इस हिसाब से देखें, दोनों को देखें, दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से है, पर फिर भी मेथोलॉजी और ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। फिर भी आप देखें कि वेलफेयर अप्रोच थोड़ा सा सॉफ्ट टोन लेके चलता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोचता है और कॉमन बैलेंस लेके चलने का प्रयास करता है। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो समाधान भी सोचता है, समस्याओं का समाधान भी खोजने का प्रयास करता है वेलफेयर अप्रोच। प्रोफेसर स्मिथ ने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताया, वेलफेयर से संबंधित इंडिकेटर्स, तो वो हम आपके साथ शेयर करना मांगते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर जो है वेलफेयर से संबंधित वो है इनकम, वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट। दूसरे कैटेगरी में आता है लिविंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वेलबींग एंड नेबर। तीसरे कैटेगरी में आता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। चौथे में आता है एजुकेशन। पांचवे में आता है सोशल ऑर्डर इन्वॉल्विंग फैमिली एंड पर्सनल प्रॉब्लम। और छठे में आता सोशल बिलोंगिंगनेस। और सातवें में आता है रिक्रिएशन, लेजर एंड प्लेजर। हर कोई अच्छी चीज की शुरुआत होती है, आगे बढ़ता है और कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो वेलफेयर अप्रोच को भी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया
और क्रिटिसिज्म में सबसे पहले क्या है कि इट हैज ब्रॉट द डिसिप्लिन क्लोजर टू वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सबसे बड़ी बात क्या है, लोग कहते हैं कि इसको हम कल्याण की, भूगोल को हम कल्याण की ओर ज्यादा ले गए, समाज के विकास की ओर ले गए, पर भौगोलिक बातें इसमें कम होने लगी। सबसे पहला जैसे है कि इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देन ऑन ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन। सामाजिक आर्थिक जो भी पैरामीटर्स हैं उस पर हम ज्यादा बल देते हैं, न कि भौगोलिक ओरिएंटेशन नहीं है। दूसरा है इट इग्नोर्स द ट्रेडिशनल ज्योग्राफी पैरामीटर। परंपरागत तरीके से भूगोल के अध्ययन के जो पैरामीटर्स थे उसको हम इग्नोर करते हैं। कुछ और लोगों ने कहा कि some feel that it is very much part of applied geography। कुछ मानते हैं कि ये अप्लाइड भूगोल का अंग है, तो इसको अलग से नहीं पढ़ना चाहिए। This type of study needs to be promoted within applied geography only। और भी क्रिटिसिज्म सामने आए, जैसे डिमार्केशन ऑफ वेलफेयर रीजन इज वेरी डिफिकल्ट। कल्याणकारी प्रदेशों का सीमांकन करना कठिन कार्य है। दूसरा आया कि डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर वेरीज। कल्याणकारी उपागम या कल्याण संबंधी जो परिभाषाएं हैं वो बदलता रहता है, और हर ने अपने अपने मेथड के हिसाब से कल्याण को समझा, पहचाना और परिभाषित करने का प्रयास किया। तीसरा है रिलायबल ऑप्शंस अवेलेबल। रिलायबल ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। इट इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच देयरफॉर कैन नॉट बी मेजर्ड। यह एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, और यानी यह एक विश्लेषणात्मक अप्रोच है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, और इसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग इसमें हम बहुत ही कम कर सकते हैं। However, many Canadian and American geographers have appreciated it and have almost established its importance not only in the field of geography but also in the fields of planning, development and welfare। अमेरिकन और कैनेडियन भूगोलवेत्ताओं ने इस उपागम को अप्रिशिएट किया और इस ये इम्पोर्टेंस को समझा, और भूगोल के अलावा उन लोगों ने प्लानिंग, डेवलपमेंट और वेलफेयर में भी इसका बड़े अच्छे तरीके से प्रयोग किया और कर भी रहे हैं। तो at conclusion, I just want to say that welfare approach has enriched geographic thought। भौगोलिक चिंतन को वेलफेयर अप्रोच ने और भी एनरिच किया। दूसरा है emphasis on quality and social justice gave a new face to it। इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर बल देने से क्या हुआ कि भौगोलिक अध्ययन को एक नया आयाम मिला, बट अ नीड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल अप्रोचेस स्टिल परसिस्ट सो एज टू डिराइव द बेस्ट आउट ऑफ देम। अगर हमें सबसे बेस्ट नतीजा चाहिए तो जितने भी उपागम है सबको लेते हुए चलना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और उसी से ही हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। The mythology of welfare approach appears descriptive। आमतौर पर वेलफेयर अप्रोच या उपागम को लोग मानते हैं कि यह डिस्क्रिप्टिव है, बट आज के दिन में इट इज गिविंग वे टू अ मोर एनालिटिकल अप्रोच। पर आज के दिन में वेलफेयर के अंतर्गत हम विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं और प्रयोग भी करते हैं। It is based on the process-oriented research focusing on how inequality arises and gets perpetuated। यह process-oriented research पर ज़्यादा बल देता है कि किस प्रकार से असमानताएं बढ़ी हैं और समाज के अंदर किस प्रकार से ये घुसी हैं, क्योंकि इनको बंद करना, इनको रोकना और हमारे वेलफेयर का एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है, तभी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। Initially, it was advanced as an alternative to quantification and model building in human geography। शुरुआती दौर पर यह एक विकल्प के दौर पर माना गया था। विकल्प किसके? मात्रात्मक क्रांति और मॉडल मेकिंग के विपरीत इसको माना गया था, पर आज के दिन में यह एक प्रोसेस ओरिएंटेड रिसर्च पर ज्यादा बल देता है। Today, it has emerged along with other approaches in geography focusing on problems on equality। Thus, the geographers of this school stress on the need to be aware that right to life is not merely to a right,
आज के दिन में असमानता और इससे संबंधित समस्याओं पर हम बल देते हैं, और जोग्राफर्स इस स्कूल के यह स्ट्रेस करते हैं कि राइट टू लाइफ केवल राइट नहीं है, सचमुच राइट टू लाइफ राइट है। और आगे ये बोलते हैं कि व्हाई मस्ट अ चाइल्ड बी केप्ट अलाइव टू सफर, क्यों कोई बच्चा जिंदा रहे भोगने के लिए। व्हाई मस्ट एनीवन सफर थ्रू द इनडिग्निटीज ऑफ लाइफ, कोई भी आज के दिन में क्यों सफर करे, जितने भी इनडिग्निटीज होती हैं उसको क्यों सफर करे, व्हाई। द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू लाइफ शुड बी इनिशिएटेड एंड रेड, राइट टू लाइफ को आज के दिन में हम इसका नजरिया बदल दिए हैं, और वो क्या है, राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, हमें जीने का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार शान से है, हमारी कोई डिग्निटी है, हमारी कोई अहमियत है, और यह हमारा भी अधिकार है। तो इन्होंने आज के दिन में 21वीं सदी में इसकी नजरिया बदल गया है वेलफेयर अप्रोच का, कि केवल राइट टू लाइफ नहीं है, आज के दिन में हम कह सकते हैं वेलफेयर अप्रोच का मोटो है राइट ऑफ लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी। It has led to an integration of geography with other social sciences, making geographic studies more interdisciplinary. इस प्रकार से भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ मिल के काम करने का प्रयास करते हुए भूगोलिक अध्ययन को मोर इंटरडिसिप्लिनरी बना दिया है, thus making geography more relevant to contemporary social problems like inequality, वेरिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। जितने भी समकालीन सामाजिक समस्याएं हैं, असमानता से संबंधित, संसाधन वितरण से संबंधित, सोशल कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित, ये सब हम के दिन में हम भूगोल में अध्ययन करते हैं और समाधान पाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ वेलफेयर अप्रोच बोलिए, वेलफेयर स्कूल ऑफ जोग्राफर्स की विचारधारा मानव भूगोल के अंतर्गत किस प्रकार की है, और आज के दिन में 20वीं सदी की इसके शुरुआत 1970 और 60 के दशक से ये शुरू हुई, और 21वीं सदी में इसका नजरिया बदल गया, और किस प्रकार से ये आगे कल्याणकारी उपागम जो है कल्याण प्रक्रिया में जुड़ी हुई है, इसके बारे में जानकारी आपको मैंने दी, और इसको आप समझिए और अच्छी तरीके से और भी समझने का प्रयास करें। तो इसके साथ वंस अगेन, thank you very much.